हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता एनडीटी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के भाग 2 का भाग 1 नागरिकता आ गया। जितने 12 क्वेश्चन थे, अब जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भाग 2 में लेंगे। जो दृष्टि आईएएस कोचिंग के प्रैक्टिस प्रीलिम सीरीज के क्वेश्चन हैं उसको लेंगे, जो यूपीएससी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक उसके कार्ड धारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है। 2, एक कृषि अथवा बागान संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। 3, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है के पहला केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी केवल तीसरा सही है। अनुच्छेद 16 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई को सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं है, यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। विदेशी भारतीय नागरिकों को कृषि बागान संपत्तियों के अधिग्रहण के अतिरिक्त आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में बराबरी का अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे। 2, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी यानी ना तो 1 ना ही 2 दोनों गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में आवेदन देने के ठीक पूर्व 7 वर्ष बिताने होंगे। वे व्यक्ति जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अपनाते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों ओसीआई की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? पहला है, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा है, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। तीसरा, यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है। चौथा है, यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा के यात्रा करने की मंजूरी देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 2 और 4। तो क्या है? ऑप्शन बी यानी 1 और 2 सही। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 यानी इसमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 1 और 3। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो विदेशी नागरिक है उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया तथा सभी पीआईओ कार्डों को अब बिना भारतीय नागरिकता के ओसीआई कार्डों का दर्जा प्राप्त है। यह ओसीआई नागरिकों को भारत में
मताधिकार प्रदान नहीं करता। यह ओसीआई कार्ड धारकों को जीवन पर्यंत वीजा प्रदान करता है। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? ए वंशानुक्रम, बी पंजीकरण, सी राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, डी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो क्या है इसका आंसर, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो कौन कौन सी नागरिकता है? जन्म से, वंशानुक्रम के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी विदेशी क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र में मिलाना या नहीं, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? पहला है वंश के आधार पर, दो देशीकरण द्वारा, तीन जन्म से, चौथा पंजीकरण द्वारा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो क्या है सही उत्तर? ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 और 4 तीनों वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा, जन्म से, पंजीकरण द्वारा और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? ए भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, बी 2 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, 3 सार्वजनिक रोजगार में समानता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया वे वोट देने के पात्र हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राज्य, जिले और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक मतदान करने से रोका या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अयोग्य ठहराए जाने के मानदंडों को पूरा न करें। प्रत्येक मतदाता को एक चुनाव में केवल एक मत देने की अनुमति होती है। एक मतदाता केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट कर सकता है जहां उसने खुद को पंजीकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो सकता है यदि वह एक बताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 16 में नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड हैं? एक पहला है 8वीं अनुसूची में अधिसूचित किसी भाषा का ज्ञान होना, 2 देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह की अवधि तक भारत में निवास कर रहा हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी दोनों सही है। देशीकरण द्वारा नागरिकता। केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को अवैध प्रवासी होने पर निम्न शर्तों को पूरा करने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकता है। यदि वह व्यक्ति भारत में रह रहा है या भारत सरकार की किसी सेवा में हो या उनमें से थोड़ा कोई एक या कोई अन्य हो तो उसे आवेदन करने से कम 1 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा
होना चाहिए। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भाषा कितनी होगी आज 8वीं अनुसूची में? 22। उसे ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में हो वह भारत में संगठन के अधीन भारत में बसने के इच्छुक हो या भारत सरकार के अधीन एक या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित संस्था, कंपनी या व्यक्ति के संगठन के अधीन कार्य करने का इच्छुक हो। उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं हो। किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां देशीकरण की प्रक्रिया से भारत के नागरिकों पर नागरिकता प्राप्त करने पर रोक हो। यद्यपि भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में देशीकरण के लिए उपर्युक्त सभी या किसी भी शर्त का त्याग कर सकती है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति हेतु विशिष्ट सेवा प्रदान की है। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो या किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। भारत सरकार किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी नागरिक को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। अन्य शर्तों के साथ वह ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां भारत के नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार देशीकरण के अंतर्गत शामिल शर्तों के मामले में एक या सभी पर बाध्यता हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो। यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र विशेष से संबंधित सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से ही भारत के नागरिक होते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष से भारत के एक समुद्र पारीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए पंजीकरण द्वारा, बी प्राकृतिक रूप से, सी जन्म द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके आधार पर नागरिकता प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए पंजीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में किसका दावा असंगत है? ऑप्शन ए कोई व्यक्ति जो जन्म के आधार पर नागरिकता का दावेदार है और जिसका जन्म 1 जुलाई 1997 को भारत में हुआ था और इसके माता पिता दोनों उस समय भारत के नागरिक नहीं थे। बी वह व्यक्ति जो वंश के आधार पर नागरिकता का दावेदार है और जिसका जन्म भारत के बाहर 11 सितंबर 1997 को हुआ था तथा उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण आवेदन से पूर्व सामान्यतः 7 वर्षों से भारत का निवासी है। डी देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का दावा, हालांकि यह कुछ योग्यताओं पर आधारित हो। क्या है आंसर उसका? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए कोई व्यक्ति जो जन्म के आधार पर नागरिकता का दावेदार है जिसका जन्म कितना
1 जुलाई 1997 को भारत में हुआ था और इसके माता पिता दोनों उस समय भारत के नागरिक नहीं थे। ऑप्शन ए सही है। देखिए, बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है शत्रु अन्य देशी कहलाता है। 2, मित्र अन्य देशी को भारत के अटॉर्नी जनरल का पद धारण करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो देखिए, ये दूसरा तो गलत है क्योंकि मित्र अन्य देशी को भारत का अटॉर्नी जनरल का पद धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन 1 सही है। कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है शत्रु अन्य देशी कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान का भाग 2 ना भारत की नागरिकता से संबंधित है। 2, भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामलों से संबंधित है। तीसरा, सभी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 और 3। क्या है आंसर सही? ऑप्शन 1 केवल 1 सही, क्योंकि तीसरा गलत है। 1 2003 में भी जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया था? 21 जो शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था। क्योंकि भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। कथन 1 सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समापन से संबंधित मामलों के संबंध में है। संविधान के 42वें संशोधन जिसे 1976 में अपनाया गया था में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A में संशोधन दिसंबर 2000 में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। 51A और सब क्लॉज के कौन सा अनुच्छेद 51A क्लॉज के एक नया मौलिक कर्तव्य। इसके अनुसार सभी माता पिता के लिए उनके 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध। नेक्स्ट है, कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1, कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट प्रदान नहीं है। बी, इस श्रेणी के लोगों जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा होगी। सी, इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। डी, इस श्रेणी के लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा। तो कौन सा गलत है? इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार, यानी ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष के लिए भारत के एक ओवरसीज सिटीजन के रूप में पंजीकृत हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष के लिए भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा। ए, पंजीकरण द्वारा, बी, देशीकरण द्वारा, सी, जन्म द्वारा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए यानी पंजीकरण द्वारा। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर पंजीकरण द्वारा।
भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। दूसरा, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष से साधारणतः निवास कर रहा हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह भारत के एक ओवरसीज नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से साधारणतः भारत में निवास कर रहा हो। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग की समाविष्टि द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो किससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा तो कोई भी जमा धन कर सकता है और नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी ऑप्शन डी गलत है। गृह मंत्रालय द्वारा भारत की नागरिकता हेतु 5 पैमाने निर्धारित किए गए। ये पैमाने जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर। प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो क्या सही है? ऑप्शन बी केवल 2 और 3। 15 सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त है, ना कि विदेशियों और भारतीय दोनों के लिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, अतः कथन 1 गलत है, बात 2 सही है। जबकि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तथा 28 शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारिक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 2. संविधान भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था करे और उसे बढ़ाए तथा उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा? 1 और 2 दोनों सही है। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 350 का में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए तथा राष्ट्रपति इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकता है। संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है तथा संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे, ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम
कर सके और इसके संवर्धन को सुनिश्चित कर सके। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे आज के पूरे हो गए, नागरिकता के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार के का सेट लगाएंगे। जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट और स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।